हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं, संसाधन, है ना? प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन। पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि भाई इस एक शब्द का असल में मतलब क्या है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। जरा सोचिए, एक बहती हुई नदी, एक बड़ी सी इमारत और दिमाग में आया कोई नया सा आइडिया। इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो ये सब बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, राइट? पर बने रहिए, क्योंकि इन तीनों को एक ही धागा जोड़ता है। हमारी ये जो कहानी है वो एक बहुत ही आम सी जगह से शुरू होती है। एक घर जहां मोना और राजू अपनी माँ अम्मा की सफाई में मदद कर रहे हैं। और जैसा कि होता ही है, सबसे गहरे सवाल अक्सर सबसे आसान पलों में ही जन्म लेते हैं। तो सफाई करते करते मोना एक पल के लिए रुक जाती है। उसकी नज़र कपड़ों के ढेर से लेकर किचन में रखे अनाज तक, शहद की बोतल और किताबों की अलमारी, सब पर जाती है। और उसे अचानक से एक बात समझ आती है। यहाँ रखी हर चीज का कोई ना कोई इस्तेमाल है, कोई तो मकसद है। और ठीक उसी पल उस कमरे में राजू वो सवाल पूछता है जो हमें इस पूरी यात्रा पर ले जाएगा। अम्मा, इस संसाधन आखिर होता क्या है? और अम्मा का जवाब इतना सिंपल और इतना गहरा है कि सब कुछ साफ हो जाता है। वो कहती हैं, कोई भी चीज जो हमारी किसी जरूरत को पूरा करे वो एक संसाधन है। कितना आसान है ना? जरा सोचिए, जब प्यास लगती है तो पानी, घर में रोशनी के लिए बिजली, स्कूल जाने के लिए रिक्शा और पढ़ने के लिए हमारी किताबें, ये सब संसाधन हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी हमारी कोई ना कोई जरूरत पूरी कर रहे हैं। तो अगर काम आना या उपयोगिता ही असली बात है, तो अगला सवाल ये है कि किसी चीज को उपयोगी या कहें कि मूल्यवान क्या बनाता है? कोई चीज बस एक पत्थर से एक बेशकीमती कलाकृति कैसे बन जाती है? इसका जवाब एक शब्द में है, मूल्य, यानी वैल्यू। किसी चीज का इस्तेमाल या उसकी उपयोगिता ही उसे वैल्यू देती है। और हर संसाधन का, चाहे वो कुछ भी हो, कोई ना कोई मूल्य जरूर होता है। लेकिन यहां एक मजेदार बात है। मूल्य का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता। जैसे सोना चांदी है, इनका एक आर्थिक मूल्य है, हम इन्हें खरीद बेच सकते हैं। लेकिन किसी खूबसूरत पहाड़ी नज़ारे का क्या? उसका कोई आर्थिक मूल्य तो नहीं है, पर वो हमारे मन को जो शांति देता है, वो भी तो एक ज़रूरत ही है। तो मतलब दोनों ही महत्वपूर्ण संसाधन हैं। और दो ऐसी जादुई चीज़ें हैं जो किसी भी आम सी चीज़ को एक कीमती संसाधन में बदल सकती हैं। एक है समय और दूसरी है टेक्नोलॉजी। सोचिए, दादी माँ का कोई घरेलू नुस्खा है। आज शायद उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू ना हो, पर कल अगर कोई कंपनी उसे पेटेंट करा के बेचना शुरू कर दे तो वो लाखों का हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही सदियों से बहती नदी तो बस एक नदी थी, जब तक टेक्नोलॉजी ने आकर उसे बिजली बनाने वाले एक जबरदस्त संसाधन में नहीं बदल दिया। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि संसाधन क्या है और कैसे बनता है, तो चलिए अब इनके अलग अलग प्रकारों की दुनिया में चलते हैं। मोटे तौर पे देखें तो हम सारे संसाधनों को 3 मेन कैटेगरीज में डाल सकते हैं। वो जो हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं, यानी प्राकृतिक। वो जो हम खुद बनाते हैं, यानी मानव निर्मित। और सबसे जरूरी, खुद हम, यानी मानव। पहली कैटेगरी है प्राकृतिक संसाधन। ये वो कमाल की चीजें हैं जो हमें सीधे नेचर से मिलती हैं, बिना किसी खास बदलाव के। जैसे हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं, नदियों का पानी और जमीन के नीचे दबे खनिज। ये सब सच में कुदरत के अनमोल तोहफे हैं। पर सारे प्राकृतिक संसाधन एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं नवीकरणीय, यानी रिन्यूएबल, जैसे सूरज की रोशनी या हवा, जो कभी खत्म नहीं होंगे। और कुछ होते हैं अनवीकरणीय, यानी नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला और पेट्रोल, जिनका स्टॉक लिमिटेड है और जिन्हें दोबारा बनने में लाखों साल लग जाते हैं। और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसके बाद आते हैं मानव निर्मित संसाधन। यहां पर हम इंसान एक जादूगर का काम करते हैं। हम प्रकृति से लोहा लेते हैं और उससे पुल, सड़कें और गाड़ियां बना देते हैं। मतलब हम प्राकृतिक चीजों को अपनी जरूरत के हिसाब से एक नया रूप दे देते हैं। और अब तीसरी और शायद सबसे ताकतवर कैटेगरी, मानव संसाधन, मतलब हम और आप। क्योंकि आखिर में तो ये इंसान का दिमाग, उसका हुनर और उसके नए आइडिया ही हैं जो किसी भी चीज को एक संसाधन में बदलते हैं। सच तो ये है कि हम खुद ही सबसे बड़े संसाधन हैं। अब तक हमने संसाधनों की दुनिया को समझा है, उसे खोजा है, लेकिन हमारी कहानी अब एक गंभीर मोड़ लेने वाली है। एक ऐसा मोड़ जो हमें खोज से कर्तव्य की ओर ले जाता है। एक रात मोना एक बहुत बुरे सपने से जाग जाती है।
उसने एक ऐसी दुनिया देखी जहां धरती पूरी तरह सूखी थी, सारे पेड़ काट दिए गए थे और लोग पानी और खाने के लिए बुरी तरह भटक रहे थे। ये एक बहुत डरावनी तस्वीर थी। जब वो अपनी अम्मा को ये बात बताती है तो अम्मा का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो समझाती हैं कि ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक चेतावनी हो सकती है। अगर हम अपने संसाधनों का इसी तरह अंधाधुंध इस्तेमाल करते रहें, यहाँ तक कि पानी और जंगल जैसे नवीकरणीय संसाधनों का भी, तो ये डरावना सपना सच हो सकता है। तो क्या हमारा भविष्य मोना के सपने जैसा ही है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है और अब हम उसी हल की तरफ बढ़ेंगे। और वो हल एक बहुत मजबूत आइडिया में छिपा है, सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका सीधा सा मतलब है अपनी ज़रूरतों को ऐसे पूरा करना कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों के लिए कोई मुश्किल ना हो। ये सब कुछ संतुलन के बारे में है। और ये सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। कम इस्तेमाल करना, रिड्यूस, दोबारा इस्तेमाल करना, रीयूज़, और रिसाइकिल करना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि इस धरती पर हर जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है। हर तरह की जिंदगी का सम्मान करना, इंसानी जीवन को बेहतर बनाना और सबसे ज़रूरी पर्यावरण के प्रति अपने तौर तरीकों को बदलना, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सेहतमंद धरती छोड़ सकें। तो एक नदी, एक इमारत और एक अच्छा आइडिया, इन सब में कॉमन क्या है? ये सभी बेशकीमती संसाधन हैं और हमारे इस ग्रह का भविष्य इसी बात पर टिका है कि हम इन संसाधनों को कैसे संभालते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा कल बनाएं जिस पर हम सभी को गर्व हो। सोचने वाली बात यह है कि इस बड़े काम में हर एक इंसान का क्या योगदान हो सकता है। Welcome to the Explainer. Today we're going to tackle a concept that's so fundamental we barely even think about it. What actually makes something a resource? As you're about to see, the answer is way more fascinating than you might expect. Okay, so to get us started, just think about two things you probably use every single day. One is literally as old as the Earth itself, and the other, well, it's a piece of super modern tech. So what's the connection? What do they have in common? And there you have it. They're both resources. Now that seems almost too simple, right? But that one little word unlocks this incredibly powerful way of seeing the world around us. It's actually key to understanding how our entire society works. So here's the official definition, but let's break it down. A resource isn't just about what something is, it's about what it does for us. It's all about utility, its usefulness. If it satisfies a need, whether that's quenching your thirst or calling a friend, boom, it's a resource. Okay, so what's the magic ingredient, right? What turns just a regular thing into a super valuable resource? Well, it all boils down to the idea of value. But, as we're about to find out, not all value can be measured in dollars and cents. So, value isn't just one thing. You can kind of split it in two. On the one hand, you've got stuff with clear economic value, things like gold or oil that you can buy and sell. But on the other hand, you have things with non-economic value. Think about a breathtaking mountain view. You can't put a price tag on it, but it's still an incredibly important resource that makes our lives better. Here's a great example. Think about those home remedies your grandma might have, the ones passed down for generations. They have this immense sentimental value to a family. They provide comfort and care. But you can't exactly walk into a store and buy them. But, and this is where it gets really interesting, value can totally change. What if a medical company studied that family remedy, proved it worked, and then started selling it as a product? All of a sudden, that non-economic value would transform into very real economic value. And this is the legal tool that often makes that happen, a patent. It gives someone the exclusive right over an idea or an invention. It's how knowledge and tradition can be turned into a protected and often very, very valuable commercial resource. All right, so we've got a handle on what a resource is and where its value comes from. Now let's try to organize them. It really helps to break down all the different resources in our world into a few key types. Turns out, you can pretty much sort every resource into three big buckets. Natural resources, the gifts from the earth, human-made resources, which is all the stuff we've built, and finally, human resources, which, is us. Let's dig into each one. So first up, natural resources. This is the stuff drawn straight from nature and used more or less as is. The air we breathe, the water in our rivers, the minerals deep in the ground. They are the fundamental building blocks for literally everything else.
And this is such a great way to see the huge difference within natural resources. On one side, you've got renewable resources, like sunshine or forests, that can replenish themselves pretty quickly. But on the other, you have non-renewables, like coal and oil. They have a limited stock. Once they're gone, they are gone for thousands, even millions of years. Okay, next up, human-made resources. This is where we get involved. We take all those natural materials, like stone and iron ore, and we transform them. We use our skills and our tech to build the world around us. Our bridges, our roads, our cars, all of these are resources that we created. And that leads us perfectly to our third category, which you could argue is the most powerful resource of them all, the one that actually creates all the others. I mean, think about it. The big takeaway here is that none of this happens without us, people. Without a human mind to see the potential in a flowing river or a lump of rock, they just stay a river and a rock. We are the secret ingredient. And it pretty much always follows this pattern, right? Step 1, there's a problem or a need. Step 2, we apply our brains, our knowledge and our skills. That leads to Step 3, developing technology. And finally, Step 4, a brand new resource is created. Every single human-made resource follows this path. And technology? That's the engine that makes this whole thing go. It's how we put our knowledge into action. A perfect example is hydroelectricity. That fast-flowing water was always there, right? But it took technology to figure out how to harness its energy and turn it into a massively important resource. Okay, so this brings us to the final part of our story today. And honestly, it's the most urgent. We've established that we are amazing at creating and using resources. But that power, it comes with a huge responsibility. So what does this all mean for our future? You know, in the material this explainer is based on, there's a story about a young girl, Mona, who has this absolutely terrifying nightmare. She dreams of a world where everything's been used up. No water, no trees, no food, nothing. And her dream, it really highlights a very real risk we're facing if we're not careful. So, what do? Well, the first part of the answer is actually pretty straightforward, but it's so powerful. Conservation. It just means using what we have carefully, reducing waste, and giving those renewable resources, like our forests and our water, the time they need to bounce back. The other piece of the puzzle is a much bigger idea. And you've probably heard this term before, sustainable development. It's one of the most important concepts of our time, really. It's all about finding a balance. How do we meet our own needs today without messing things up for future generations, for our kids and our grandkids? And these principles? They're basically a roadmap for how we can pull this off. And it's not just about, tossing a bottle in the recycling bin. It's about a deep, fundamental shift in our attitude. It's about respecting all life, improving everyone's quality of life, and actively working to protect our planet's health for the long, long haul. So, in the end, it really comes down to us. Every single one of us has a role to play here. The future of our planet and all the people on it is directly linked to how we choose to manage these incredible, precious resources. It's a chain of responsibility, and we're all a link. So the real question is, what will your link look like?